49 साल की उम्र में सीमा उम्मीद से हो गई तो समाज थू थू करने लगा। औलाद माँ बाप को गालियां देने लगी और इसी सदमे से राजवीर ये दुनिया छोड़ गया और बेटियों ने लोगों की बातों की वजह से अपनी माँ सीमा को घर से निकाल दिया। सीमा भीख मांगकर सड़क के किनारे समोसे बेचने लगी और अपने आने वाले बच्चे का पेट पालने लगी और वो रात को वहीं सख्त सर्दी में टांट ओढ़कर सो जाती। 1 साल बाद औलाद को पता चला कि सारी जायदाद तो बाबा आने वाले बच्चे के नाम कर गए हैं, तो वो भागते हुए सीमा को घर लाने के लिए गए तो उनके होश उड़ गए जब वहां सीमा को पिछले 1 हफ्ते से बार बार उल्टियां आ रही थी। सीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसके बेटे बेटियां उस वक्त भी उसके सराहने ही बैठे अपनी माँ की इस हालत पर बहुत दुखी थे। वही राजवीर भी एक गहरी सांस लेकर के अपनी पत्नी को देख रहा था। जिंदगी की कई बहारें उन्होंने एक साथ देखी थी, मगर पत्नी को न जाने क्या बीमारी लग चुकी थी। इसके बारे में कोई डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा था। कुछ देर पहले भी गांव के एक वैद्य से वो सीमा को चेक करवा कर आ रहे थे। वैद्य ने जब सीमा की पीली पड़ती रंगत और उसकी हालत देखी तो उसने तो यही कह दिया कि लगता है कि इनका जिगर काम करना बंद कर चुका है, ये बस थोड़े ही दिन की मेहमान रह गई है। बेहतर है कि आप इनका भरपूर ख्याल रखें, इन्हें अच्छा खिलाएं पिलाएं, बाकी जो ऊपर वाले को मंजूर हुआ वही होगा। राजवीर और उसके दोनों बेटों ने जब ये बात सुनी तो वो रोने लगे थे। माँ को तो इस बारे में उन्होंने भनक भी नहीं लगने दी थी। सीमा को जब घर लेकर आए तो सीमा की तीनों बेटियां, जो कि अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थी, अपने भाइयों और बाप का उतरा हुआ चेहरा देखा तो परेशान हो गई। बाबा से कहने लगी कि बाबा, माँ को क्या बीमारी है? आप लोग इतने ज्यादा दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? पहले भी तो आप लोग माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, मगर कभी इतने परेशान नहीं हुए। कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? राजवीर से रहा ना गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी तीनों बेटियों को एक तरफ ले गया और कहने लगा कि बस बेटी, तुम्हारी माँ के थोड़े ही दिन रह गए हैं, जितना हो सके उसका ख्याल रखो, उसे प्यार मोहब्बत दो और ऊपर वाले से उसके लिए प्रार्थना करो कि ऊपर वाला उसकी जिंदगी बढ़ा दे, वरना वैद्य ने तो जो बताया है मैं तो टूट कर रह गया हूँ। बेटियां भी समझ चुकी थी कि माँ के थोड़े ही दिन रह गए हैं, इसलिए सभी सीमा के सराहने बैठे थे। सीमा और राजवीर के 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। दोनों बेटे बड़े थे, जबकि उसके बाद तीनों बेटियां इस दुनिया में आई थी। जिस तरह सीमा राजवीर में बहुत मोहब्बत थी, इसी तरह उन्होंने अपनी औलाद को भी इत्तेफाक और मोहब्बत से परवान चढ़ाया था। सब में बहुत मोहब्बत थी, मगर अब माँ की इस हालत ने तो जैसे उनसे सारी खुशियां ही छीन ली थी। बड़े बेटे आकाश की शादी सर पर थी, शादी की सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, मगर सीमा की इस तबीयत ने तो जैसे सारी खुशियों पर पानी फेर दिया था। लड़की वाले सब सीमा की यह हालत देख कर गए तो यही कहने लगे, हमें तो लगता है कि सीमा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेगी, इसलिए बेहतर है कि मरने से पहले एक बार अपने बेटे की खुशियों को देखा जाए, चाहे साधारण तरीके से ही सही, हम इन दोनों की शादी कर देते हैं। मगर सीमा ने जब ये बातें सुनी तो रोने लगी, कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने तो अपने बेटे की शादी के लिए बहुत सपने देख रखे हैं, मैंने तो सोच रखा है कि इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। आप लोग परेशान मत होइए, शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, हम अपने बच्चों की धूमधाम से ही शादी करेंगे। सीमा गांव में रहने वाली थी, मगर अच्छे खासे खाते पीते घराने से संबंध रखती थी। वही बेटे की ससुराल वाले शहर में रहने वाले थे, राजवीर के जानने वाले थे, इसलिए वो अपनी बेटी को आकाश के साथ ब्याह रहे थे। बेटे की शादी का फंक्शन शुरू हो चुका था, हर कोई खुश था, मगर जब सीमा पर नजर पड़ी थी तो उनके बच्चे खुलकर खुशी भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी माँ की फिक्र थी। सीमा ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाते हुए अपने आप को नॉर्मल रखा। वो भी हंसती मुस्कुराती सब रिश्तेदारों में उठने बैठने लगी, ताकि ये लगे कि उसे कोई बीमारी नहीं है, जबकि अंदर ही अंदर उसे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। उस दिन बेटे की बारात थी, एक बार फिर ब्लड प्रेशर लो महसूस हो रहा था। सीमा सुबह से 2-3 बार उल्टी कर चुकी थी, मगर उसके बावजूद उसने किसी को नहीं बताया था। वो जैसे ही कमरे से बाहर आई तो उसकी रिश्तेदार औरतों ने उसे सर से लेकर पैर तक देखा, फिर कहने लगी कि सीमा, तुम्हें देखकर तो यूं लग रहा है जैसे माँ बनने वाली हो। ये कहकर वो हंस पड़ी थी, मगर सीमा के तो चेहरे का रंग उड़ गया था। वो डर सी गई, शर्मिंदगी से लाल पीली होते हुए कहने लगी,
कि ये क्या बात कर रही हो बहन, अब भला मेरी उम्र है कि मैं बच्चे पैदा करती फिरूं? अब तो मैं अपने बेटे के बच्चों की दादी बनूंगी। ये कहकर वो अभी बातें कर ही रही थी कि जब बारात जाने का वक्त हो गया। जैसे ही बारात लेकर सीमा मैरिज हॉल में पहुंची तो उसे चक्कर आए और वो वहीं पर गिर गई। हर कोई सीमा की तरफ दौड़ा था कि आखिर सीमा को अचानक क्या हो गया। सारी खुशियों पर एक बार फिर पानी फिर चुका था। वही लड़के वालों के भी चेहरे उतरे थे कि भला ये क्या बात हुई। उससे तो अच्छा था कि साधारण तरीके से ही शादी कर लेते। अब क्या फायदा, सारे मेहमानों का मूड बिगड़ गया था। अच्छे खासे हंसते खेलते माहौल में अजीब ही उदासी सी पैदा हो चुकी थी। आकाश भी अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाने लगा, मगर उसके बाप ने उसे वहीं रोक दिया। कहने लगा कि तुम दूल्हे हो, यहीं रुको, सारी रस्में पूरी करो, मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। राजवीर की दोनों बेटियां और एक बेटा सीमा को लेकर अस्पताल जा चुके थे। ये शहर का बड़ा अस्पताल था। वहां पर सीमा के सारे टेस्ट किए गए तो उनके सारे टेस्ट ठीक थे। ना ही उसके जिगर में कुछ हुआ था और ना ही दिल में। मगर इन्हीं में से एक रिपोर्ट जो सामने आई थी उसने इन सब की जिंदगी बदल कर रख दी थी। वहां शादी हॉल से बार बार कॉल्स आ रही थी और वहीं राजवीर और उसका बेटा लेडी डॉक्टर के सामने बैठे थे। लेडी डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की और फिर एक नजर सामने बैठे हुए दोनों लोगों पर डाली। फिर गला खंकार कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाकर कहने लगी कि आप दोनों का सीमा से क्या रिश्ता है? राजवीर फौरन अटकते हुए कहने लगा, जी मैं सीमा का पति हूँ। और फिर छोटा बेटा बोला कि मैं उनका बेटा हूँ। ये सुनकर डॉक्टर सीमा के बेटे को देखने लगी, जो 22-23 साल का तो लग ही रहा था। डॉक्टर कहने लगी कि दरअसल जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए यकीन के काबिल नहीं होगी, मगर यही सच है। दरअसल सीमा माँ बनने वाली है और वो पिछले 4 महीने से उम्मीद से है। ये शब्द तो जैसे किसी धमाके की तरह सीमा के पति पर और उसके बेटे पर फटे थे। कितनी देर तक वो तो कुछ बोल ही ना पाए। उसके छोटे बेटे का तो दिल यही चाहा कि अभी जमीन फटे और वो जमीन में धंस जाए, जबकि वही राजवीर कभी डॉक्टर के चेहरे को देखता, कभी अपने सामने पड़ी रिपोर्ट को। उसका छोटा बेटा तो वहां से उठकर बाहर जा चुका था, जबकि राजवीर माथे पर हाथ रखकर कपकपाने लगा था। आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? उसने बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा करके डॉक्टर से कहा कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? इसे तो कोई जिगर की बीमारी थी, गांव के वैद्य ने तो यही बताया था। मगर डॉक्टर कहने लगे कि नहीं नहीं, हमने अल्ट्रासाउंड किया है और उसी में ही ये खबर आई है। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इस उम्र में आमतौर पर कोई भी औरत प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं। राजवीर अपना सर पकड़ चुका था। कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, इसका कोई हल निकाले। मेरे 5 बच्चे हैं और सभी जवान हैं, शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं। मैं तो पूरे समाज में बदनाम होकर रह जाऊंगा। राजवीर तो हड़बड़ा चुका था, मगर डॉक्टर कहने लगी कि इनकी जो इतनी तबीयत खराब हो रही है वो दरअसल इस उम्र में पहुंचकर प्रेग्नेंट होने की वजह से ही हो रही है। अब यही बेहतर है कि आप इस बच्चे को दुनिया में आने दें। अगर हमने इस वक्त इस बच्चे को मारने की कोशिश की तो ना सिर्फ बच्चा बल्कि सीमा को भी खतरा हो सकता है। फिर ना बच्चा हाथ आएगा और ना ही सीमा। ये सुनकर तो राजवीर बौखला चुका था। उसने सारी दवाइयां उठाई और बोझल कदमों से चलता हुआ बाहर आ गया। उसमें हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर देख सकता। सामने उसकी 2 बेटियां और छोटा बेटा खड़ा था। सभी के सर झुके हुए थे, कोई भी एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। राजवीर बड़े शर्म वाले अंदाज में अपनी पत्नी के पास गया, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी। ड्रिप लगने की वजह से उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो चुकी थी। कहने लगी कि मुझे क्या बीमारी है, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ? मेरे बेटे की शादी है और सब कुछ मेरी वजह से खराब हो गया। मगर राजवीर ने बहुत हिम्मत जुटाते हुए कहा कि सीमा, असल में तू माँ बनने वाली है। शायद पहाड़ था जो सीमा के सर पर टूटा था, वो तो उछलकर बैठ चुकी थी। उसका हाथ सीधा अपने सीने पर गया था। ये क्या हो चुका था? खैर, शायद इसमें ऊपर वाले की मर्जी थी। वो और राजवीर जब कमरे में से बाहर निकले तो आसपास नजर दौड़ाने लगे। उनके तीनों बच्चे वहां मौजूद ही नहीं थे। शायद उन्हें भी माँ बाप पर गुस्सा था। राजवीर और सीमा गाड़ी में बैठकर मैरिज हॉल की तरफ जाने लगे कि तभी उनके मोबाइल पर आकाश की कॉल आई। जैसे ही राजवीर ने फोन कान से लगाया तो आकाश काफी गुस्से में लग रहा था। वो दबे दबे गुस्से में कहने लगा कि आप लोगों को मैरिज हॉल में आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिश्तेदार हैं और हर रिश्तेदार आपके आने पर सवाल करेगा कि आखिर मेरी माँ को क्या बीमारी थी।
बेहतर है कि आप सीधे घर ही चले जाएं। शायद बाकी बच्चों ने हॉल में पहुंचकर आकाश को इस बारे में बता दिया था। सीमा रोने लगी थी। राजवीर भी परेशान था। समझ नहीं आ रहा था कि वो सीमा को दिलासा देता या आने वाले वक्त के लिए सोचता। वो दोनों पति पत्नी घर आ चुके थे। वही मैरिज हॉल में सौ बातें होने लगी थी। क्या आखिर ऐसा क्या हो गया जो माँ बाप बेटे की शादी में भी शामिल नहीं हुए? विदाई हो चुकी थी। आकाश अपनी पत्नी को लेकर घर आ चुका था। सारे रिश्तेदार उनके घर में थे। हर कोई सीमा से यही सवाल कर रहा था कि आखिर सीमा को बीमारी क्या है, वो बेहोश क्यों हो गई थी। उन्होंने कोई बहाना बना दिया, खुद से ही किसी बीमारी का नाम लेकर उसे सीमा से जोड़ दिया। मगर तभी एक रिश्तेदार के हाथ सीमा की रिपोर्ट लग चुकी थी, जिन रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि सीमा उम्मीद से है। फिर क्या था, पूरे खानदान में बात जंगल की आग की तरह फैल गई। वही आकाश की पत्नी जो कि दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, जब उस तक ये बात पहुंची तो लाल पीली हो चुकी थी। बजाय अपने पति से अपनी और उसकी आने वाली जिंदगी की बात करने के, वो खानदान ऊंची नाक और शर्मिंदगी का एहसास दिलाने लगी। पूरा खानदान सीमा पर थू थू कर रहा था। राजवीर को बुरा भला कह रहा था। अगले दिन आकाश ने अपनी शादी की खुशी में एक पार्टी रखी थी, मगर जो भी रिश्तेदार पार्टी में आया सीमा को ही ताने मारने का निशाना बना रहा था। सीमा तो फंक्शन बीच में ही छोड़कर घर वापस आ चुकी थी। वो भी फूट फूट कर रोने लगी। वही राजवीर को लोग ताने देने लगे। वही उसके दिल में दर्द उठने लगा। औलाद अलग खड़ी रह गई थी। आकाश ने तो पार्टी की शाम ही कह दिया कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मुझे ऐसे माँ बाप के साथ रहना ही नहीं है। मैं जल्द से जल्द अपनी पत्नी के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे और अपनी बदनामी नहीं करवानी। मैं शरीफ लोगों में उठता बैठता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों तक ये खबर पहुंचे। बाकी बेटियां और बेटे भी माँ बाप से कट कर रह चुके थे। वो जो कभी हंसता खेलता घर हुआ करता था, अब तो बस बिखर कर रह गया था। राजवीर की तबीयत उस रात बहुत खराब थी। वो शाम के वक्त घर आया तो अपने घर को वीरान देखा। ना ही बेटियों ने आज उसे पानी पूछा था और ना ही किसी ने उसे खाना गर्म करके दिया था। ना ही इसके साथ बैठकर किसी ने ढेरों बातें की थी, बल्कि उल्टा उसको घर आते देखकर सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। ये बात राजवीर से बर्दाश्त ना हुई। वो कमरे में जाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। आखिर इसमें गलत क्या था? इसने कोई पाप तो नहीं किया था। फिर आखिर लोग इसे किस जुर्म की सजा दे रहे थे? वो दहाड़े मारता मारता ऐसा फर्श पर गिरा कि दोबारा उठ ही ना सका। सीमा ने जब बहुत देर तक पति को बोलते ना देखा तो उसके पास चली गई, मगर जब उसे हिलाकर देखा तो वो इस दुनिया से विदा हो चुका था। हर तरफ कोहराम मच चुका था। बाप को मरा हुआ देखकर बच्चों को दुख हुआ था। भले ही वो अपने बाप से नाराज थे, मगर उन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनकी मोहब्बत में गुजारा था। सीमा तो फूट फूट कर रो रही थी, मगर गांव की आने वाली औरतें और रिश्तेदार मुंह छुपा छुपा कर सीमा के बारे में बातें कर रही थी। कहने लगी कि ये बात ही ऐसी बदनामी वाली थी, इस बुड्ढे को तो मरना ही था। सारी जिंदगी हम राजवीर को शरीफ समझते रहे, इसे इज्जत की निगाह से देखते रहे, हमेशा इन्हें अपने बड़े बुजुर्गों जैसी इज्जत दी, मगर जो कुछ इन्होंने किया है इसके बाद इन्हें मौत ही आनी थी। यही अच्छा था। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। सारे रिश्तेदारों ने सीमा से हर रिश्ता हर संबंध तोड़ दिया था। लोग इनके खिलाफ बातें करते, इस तरह बच्चे भी शर्मिंदा होने लगे थे। बाप तो मर चुका था, मगर माँ को अब वो अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले जो माँ की खराब तबीयत देखकर वो तड़प उठते थे, अब माँ घर में तड़पती रहती, बीमार रहती, मगर कोई पूछने वाला नहीं था। एक दिन सब बच्चों ने मिलकर बैठक लगाई और फिर ये फैसला किया कि वो माँ को घर से निकाल देंगे। इसी में ही सबकी भलाई है। अगर किसी ने पूछा तो ये कह देंगे कि माँ मर गई है। उस दिन उन्होंने सीमा को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। उसकी तबीयत तो पहले ही बहुत खराब थी। वो रोती रही, बच्चों के आगे हाथ जोड़ती रही, ये याद दिलाती रही कि वो उनकी माँ है और वो उसके साथ ऐसा ना करे, मगर बच्चों ने माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। सीमा रोती धोती घर से बाहर निकली। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। इसकी तो जिंदगी जैसे बदल चुकी थी। वो जाकर सड़क किनारे बैठ गई, अपना मुंह छुपाकर लगातार रो रही थी। राजवीर उसे बहुत याद आ रहा था। अगर वो जिंदा होता तो ये सब कुछ ना होता। उसे यूं बैठा देखकर एक दो लोग वहां से गुजरे और उसे मजबूर लाचार औरत समझकर कुछ पैसे उसके सामने रखे। ये देखकर तो सीमा और रोने लगी थी। ये लोग तो इसे भिखारी समझ रहे थे,
मगर खैर अब ऐसे ही उसको जिंदगी चलानी थी। वो वहीं पर बैठी रही, यहाँ तक कि लोग उसे भिखारी समझकर 10-20 रुपये देते चले गए। उन पैसों से उसने एक होटल से रोटी खरीद ली थी और वहीं बैठकर खाने लगी। उसने सोच लिया था कि वो यूं ही अपने और अपने बच्चे का पेट पालेगी, मगर हमेशा भीख भी नहीं मांगेगी, मगर अपनी हक हलाल की मेहनत से काम करके कमाएगी। वो यूं ही अपने आप को बड़ी सी चादर में छुपाकर एक तरफ बैठ जाया करती। लोग इसे भीख देते रहते, वो दिन में यही कोशिश करती कि एक वक्त का खाना खाए। इस तरह पैसे जमा करके उसने समोसे बेचना शुरू कर दिए थे। उसके हाथ में बहुत स्वाद था। वो अपने होने वाले बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी। उसके समोसे भी इस कदर मजे के होते कि लोग बड़ी बड़ी दुकानों को छोड़कर उसी से समोसे खरीद कर ले जाया करते थे। इस तरह उसके पास अच्छे पैसे इकट्ठे होने लगे, मगर अभी भी इतने पैसे नहीं हो पाए थे जो वो अपने लिए छत खरीद पाती। वो एक होटल की पिछली तरफ चली जाती। वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। वहीं पर वो सर ढकने के लिए एक चादर पर कपड़े से छत बनाकर और जमीन पर टाट बिछाकर रहती थी। सर्दियां आ चुकी थी, मौसम ठंडा था। वो सर्दी से कांपती रहती, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो टाट ही अपने जिस्म पर लपेटकर सारी रात बैठी ऊपर वाले को याद करती रहती। उसे नींद नहीं आती थी। जरा सी सूरज की किरणें निकलती तो उसे कुछ सुकून मिला करता था। यूं ही करते करते 9 महीने बीत गए और उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। ये बेटा बहुत कीमती था इसके लिए, क्योंकि इस बेटे की खातिर उसने बहुत सी मुसीबतों को सहा था। वो अपने पास मौजूद जमा पैसों को लेकर अस्पताल से निकली और एक कमरे का किराए का घर देखा। उसके पास इतने पैसे थे कि वो एक कमरे का किराया दे सकती थी। बाकी पैसों से उसने अपने बच्चे के लिए चीजें खरीदी थी। जहां वो किराए पर रहती थी, वहां के लोग भी उसे खा जाने वाली नजर से देखते थे कि भला इस उम्र में माँ बनने की क्या जरूरत थी। अब सीमा किस किस का मुंह बंद करवाती। खैर, इसकी यही रूटीन थी। वो अपने बच्चे को अपने साथ ले जाती और समोसे बेचा करती थी। ऐसा करते हुए 1 साल बीत चुका था जब छोटे बेटे ने भी शादी कर ली और इस तरह जायदाद के बंटवारे की बात आई। जब वकील से जायदाद के बारे में बात की गई तो वकील कहने लगा, ये जायदाद तो आपके बाबा, आपकी माँ सीमा और उसकी होने वाली औलाद के नाम करके गए हैं। जब तक वो जायदाद आपके नाम नहीं करेगी, आपका इस जायदाद पर कोई हक नहीं है। ये जानकर तो 5 बच्चों के पैरों के नीचे से जमीन निकली थी। इतनी जायदाद और जमीन सब कुछ उनकी माँ और उसके होने वाले बच्चे के नाम थी। ये सुनकर तो वो कांप चुके थे। भला अब कैसे वो जायदाद अपने नाम करते। जायदाद के लालच में ही सही, दोनों बेटे और बेटियां अपनी माँ को ढूंढने लगे। पूरा इलाका छान चुके थे, मगर उन्हें उनकी माँ नहीं मिली थी। आकाश सड़कों पर मारा मारा फिरता हुआ एक तरफ आकर रुका। वो अपनी कार में ही बैठा आसपास आते जाते लोगों को देख रहा था कि जब उसकी नजर सड़क के एक किनारे पर अपनी माँ पर पड़ी, वो तो हड़बड़ा ही चुका था। उसकी माँ एक तरफ रेहड़ी पर समोसे बेच रही थी। कई लोग इकट्ठे थे और उसके समोसे लेकर जा रहे थे। वही एक झूला भी पड़ा था जिसमें एक छोटा सा बच्चा सो रहा था, यानी उसकी माँ ने औलाद को जन्म दे दिया था और वो इस तरह समोसे बेचकर गुजारा कर रही थी। यही सोचते हुए वो गाड़ी से उतरा। उसने अपने दूसरे भाई को भी फोन करके बुला लिया था। जैसे ही लोगों की भीड़ कम हुई और माँ वहां से जाने लगी तो फौरन आकर बेटों ने माँ के कदमों में सर रख दिया और रो रो कर दहाड़े मार मार कर माफिया मांगने लगे। कहने लगे कि माँ, माफ कर दो, तुम्हारे जाने के बाद हमारी जिंदगी बदल कर रह गई। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें घर से निकाल कर। माँ ने भी अपने बेटों को देखा तो वो रोने लगी। अगले ही पल वो बेटों के लिए लगाए हुए इल्जाम भूल गई। आकाश ने अपने छोटे भाई को गोद में उठा लिया था। झूठे मुंह से ही सही, वो उसे प्यार करने लगा और फिर वो दोनों माँ बेटे को लेकर घर आ चुके थे। बेटियां और बहुएं, हर कोई इस तरह सीमा की आओ भगत कर रहा था कि सीमा को दाल में कुछ काला लगने लगा। वो अपने कमरे में अपने बेटे के साथ मौजूद ही थी कि जब उसे दिमाग में बड़े अजीबोगरीब से ख्याल आ रहे थे। लग रहा था जैसे कुछ गलत है जो होने वाला है। उसकी छोटी बेटी उसके लिए और छोटे भाई के लिए दूध लेकर आई थी। कहने लगी कि पी लीजिए। सीमा ने भी हामी भर ली, मगर जैसे ही वो दूध पीने लगी तो उसकी गोद में लेटे हुए बेटे का हाथ लगने से वो दूध का गिलास नीचे गिर चुका था। गिलास गिरने से सारा बिस्तर और फर्श गंदा हो चुका था। उसने राज को एक तरफ लेटाया और बाहर से कपड़ा लाने के लिए निकली। जैसे ही अपने बेटे के कमरे से बाहर से गुजरी तो उसे जो आवाज आई वो सुनकर इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उसके बेटे यही बात कर रहे थे कि बस माँ दूध पी ले, और वो कमबख्त राज भी।
दोनों कुछ ही देर में मौत के घाट उतर जाएंगे और इस तरह हम वो सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे जो बाबा उनके नाम करके गए हैं। ये सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उसे बहुत सदमा पहुंचा था। खैर कुछ देर बाद जब बेटों ने आकर देखा तो माँ कमरे में मौजूद ही नहीं थी, ना ही उसका कोई सामान पड़ा था। वो लोग तो हाथ मलते रह गए। आधी रात को सीमा इस घर से भागकर वापस अपने किराए के मकान तक पहुंच चुकी थी। अगले ही दिन वो वकील से मिलने गई। हकीकत जानी तो वकील भी हैरान हो चुका था। उसने सारी जायदाद सीमा और उसके बेटे राज के नाम करने के लिए कागज पर दस्तखत करवाए। सीमा रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी कि नहीं वकील साहब, भले ही बच्चों ने मुझ पर जुल्म किया है, मगर आप मेरी और मेरे बेटे राज की जायदाद का हिस्सा मेरे नाम कर दें और बाकी जायदाद मेरे बच्चों में बराबर बांट दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटों पर किसी भी तरह का कोई श्राप लगे। ये कहकर वो वहां से उठ चुकी थी। माँ तो माँ होती है, औलाद जो भी करे वो हमेशा उनके साथ यूं ही सच्ची बनी रहती है। बस ऊपर वाला हमारे सरों पर हमारे माँ बाप का साया हमेशा रखे और औलाद को भी अपने माँ बाप के साथ हमेशा सच्चा और अच्छा बनाए रखे। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।